न्यूमेरिकल्स के साथ साथ थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स नंबर्स की कुछ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? नंबर वन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स दे हेल्प इन वेज नेगोशिएशंस. वेज नेगोशिएशन मतलब सैलरी नेगोशिएशंस. आपको कुछ सैलरी मिल रही है, इंक्रीमेंट्स होते हैं, एनुअल इंक्रीमेंट्स. सैलरीज एंड वेजेस में एनुअल इंक्रीमेंट्स होते हैं. यस सर. तो वो जस्टिफाइड है कि नहीं? अगर आपका एनुअल इंक्रीमेंट हुआ 5%, तो आपकी सैलरी 5% से बढ़ा दी जाएगी. तो क्या वो जस्टिफाइड है कि नहीं है? कैसे पता चलेगा? किस चीज से कंपेयर कर सकते हैं कि वो इंक्रीमेंट्स क्यों होते हैं? टू मीट द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग. और परफॉर्मेंस लिंक तो होते हैं, बट एक बेसिक रीजन क्या होता है? टू मीट द इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग. यस सर. तो जितने से जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ है, उससे कंपेयर करेंगे कि यार आप अगर इन्फ्लेशन ही 10% है और आपकी सैलरी अगर 5% बढ़ भी गई, तो आप पहले से भी कम कमा रहे होगे परचेजिंग पावर पॉइंट ऑफ व्यू से. यस और नो? यस सर. तो बात समझ आई कि हाउ कैन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हेल्प इन वेज निगोशिएशंस? यस सर. सर एक बार दोबारा बता दो. आपकी एनुअली सैलरीज रिवाइज होती हैं, उसको बोलते हैं एनुअल इंक्रीमेंट्स. तो निगोशिएशंस के टाइम काम आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. अगर प्राइस इंडेक्स 110 है, इसका मतलब प्राइस लेवल 10% से बढ़ गया है. यस और नो? यस सर. तो अगर प्राइस लेवल 10% से बढ़ गया है और आपकी सैलरी सिर्फ 5% से बढ़ाई गई, तो आपकी परचेजिंग पावर तो पहले से कम हो जाएगी, क्योंकि जो चीज पहले 100 की थी वो 110 की हो गई. आप पहले अगर 100 कमा रहे थे, अब आप 105 रुपए कमा रहे हो. आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई या कम हो गई? सर पहले से बढ़ी नहीं. बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ गई. बढ़ गई परचेजिंग पावर आपकी. अब आप ज्यादा सामान खरीद पाओगे. पहले से बढ़ गई ना सर. कौन कौन कहता है बढ़ गई? कोई और कहता है बढ़ गई? आपका 5% इंक्रीमेंट है सैलरी में, जहां पहले 100 रुपए कमाते थे, अब 105 कमा रहे हो. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज 110. रिधिमा, बढ़ गई कम हो गई आपकी परचेजिंग पावर? सर कम हो गई. कैसे? सर क्योंकि जो अब 110 की चीज मतलब 110 हो गया इन्फ्लेशन और हमारा 105 है, तो जो वो पहले चीज 100 चीज, की थी 110 की हो गई और वेरी हमारे गुड, पास गुड, 105 है. बिल्कुल सही आंसर. शाश्वता ध्यान से सुनेंगे. जो चीज पहले 100 की थी, अब वो चीज 110 की हो गई. तो देयर हैज बीन अ 10% इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल. ये बात समझ आती है? यस सर. और आपकी जो सैलरी है वो 5% से बढ़ गई. तो अगर आप पहले 100 रुपए कमाते, तो अब आप 105 रुपए कमा पा रहे हो. तो 100 रुपए में 100 रुपए का सामान पहले ले पाते थे, अब वही सामान 110 का हो गया है और आपकी सैलरी 100 से 105 की हो गई है. क्या आप उतना सामान खरीद पाओगे अब अपनी सैलरी से? जितना पहले खरीद पा रहे थे, नहीं खरीद पाओगे. तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई या कम हो गई? कम हो गई. तो आप निगोशिएट कर सकते हो. अगर आपके पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के फिगर्स हैं कि ये इंक्रीमेंट तो जस्टिफाइड नहीं है, हमारा इंक्रीमेंट ज्यादा होना चाहिए. यस सर. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ यूज होते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. तो दे आर यूज्ड इन वेज निगोशिएशंस, फॉर्मुलेशन ऑफ वेज पॉलिसी. गवर्नमेंट अगर वेज रेट्स डिसाइड कर रही है, तो ये सारी चीजें वो कंसिडर करती है. प्राइस पॉलिसी, रेंट कंट्रोल, टैक्सेशन, जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन. The government and the business units, they use the consumer price index numbers to regulate dearness allowance. DA होता है अपनी सैलरी का जो स्ट्रक्चर होता है ना किसी भी एम्प्लॉय का, तो उसके एम्प्लॉय के स्ट्रक्चर में जो उसकी सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है, तो उसमें बेसिक सैलरी होती है, फिर DA होता है, फिर हाउस रेंट अलाउंस होता है, HRA जिसे कहते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस. एक अलाउंस होता है DA, डियरनेस अलाउंस. तो DA it depends on the dearness, cost of living. तो महंगाई बढ़ेगी तो DA बढ़ेगा, डियरनेस अलाउंस बढ़ेगा. ग्रांट ऑफ बोनस टू द एम्प्लॉइज इन ऑर्डर टू कॉम्पेंसेट. पर्पस क्या है? टू कॉम्पेंसेट देम फॉर द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग ड्यू टू प्राइस राइज.
तो सैलरी स्ट्रक्चर डिसाइड करने में, वेज नेगोशिएशंस में, डिफरेंट पॉलिसी फॉर्मुलेशंस में CPI आर यूज्ड टू मेजर द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर इन रुपीज। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी डिस्कस भी करा हमने। द परचेजिंग पावर ऑफ द रुपी is the value of rupee in a given year as compared to the base year. Purchasing power, value of rupee in the given year as compared to the base year. The formula for calculating the purchasing power of the rupee is, ध्यान से देखना, very very important numerical point of view से भी, purchasing power of a rupee 1 upon consumer price index into 100. Purchasing power, तो अगर ये 1 से ज्यादा है तो आपकी purchasing power बढ़ गई, और अगर कम है तो गिर गई। It indicates the money purchasing power is the reciprocal of the price index. Accordingly, if the consumer price index for a given year is 140, 140 पता कितना ज्यादा हो सकता है? 140 रियलिस्टिक है? नो सर। तो ये समझ आना चाहिए कि मतलब ठीक है, थियोरेटिकली मैं 140 बोल रहा हूँ तो 40% प्राइस राइज किसी किसी कमोडिटी में हो सकता है, बट ओवरऑल जनरल प्राइस लेवल कभी 140 नहीं हो सकता। मतलब वो तो मतलब इकोनॉमी आपके कंट्रोल से ही बाहर जा चुकी है। अगर ओवरऑल जनरल प्राइस लेवल रेट ऑफ इन्फ्लेशन 40% हो जाए तो मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी फेल हो चुकी है, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाए प्राइस राइज। होती है कुछ कुछ कंट्रीज में, जिम्बाब्वे में मसिव इन्फ्लेशन हुई थी, बट स्टिल 140 का मतलब समझ आता है ना, 40% प्राइस राइज। यस सर। देन द परचेजिंग पावर ऑफ रुपी, मतलब अगर पहले आप 1 रुपए में 1 रुपए का सामान ले पाते थे, अब अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 140 हो गया है करंट ईयर का, तो 1 रुपए में आप कितना सामान ले पाएंगे? तो परचेजिंग पावर इज 1 अपॉन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इनटू 100, तो 1 अपॉन 140 इनटू 100, तो कैलकुलेट किया 0.71। 1 रुपए में अब आप उतना, आप 1 रुपए में 0.71 का, आपके 1 रुपए की वैल्यू ना आज की डेट में 70 पैसे हो गई है अप्रोक्सीमेटली। तो आपके पैसे की वैल्यू बढ़ गई है या कम हो गई है? कम हो गई है। कम हो गई। तो इन्फ्लेशन की वजह से आपकी परचेजिंग पावर गिर जाती है, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आपकी सैलरी बढ़ाई जाती है ताकि आप अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेंटेन कर पाए। समझ आई बात? सर जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो सर हम अपनी इंडिविजुअल इनकम या सैलरी को उसमें नहीं गिनते हैं ना, मतलब उसको कंसिडर नहीं करते हैं ना? नो नो नो, दीज आर द कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग में आता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सर हमें जो हमारी करंट इनकम है, जो भी सैलरी है, उस पर अगर इन्फ्लेशन 12% हुई है तो मतलब उसका फिर वो है कि करंट पर ही है वो। फिर से बोलो सर। जैसे अगर हमारी अभी करंट सैलरी हमें जो पता है हमारे पास है कुछ या इनकम है जो, फिर हम उस पर अगर बोल रहे हैं, हाँ ये सर, तो हम बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन अगर 12% हुई है तो एक्स इनकम पर ही इतने 12% से प्राइसेस बढ़ गए हैं जनरल प्राइस लेवल। नो नो, प्राइसेस तो बढ़ गए हैं, प्राइसेस तो जो बढ़ गए, प्राइसेस का आपकी इनकम से लेना देना नहीं। आपकी इनकम के हिसाब से थोड़ी ना प्राइसेस डिसाइड होंगे। इनकम तो सबकी अलग अलग हो सकती है। यस सर। प्राइसेस तो सेम रहेंगे ना सबके लिए। यस सर। अब मैं कह रहा हूँ कि प्राइसेस अगर आपके हिसाब से 12% से बढ़ गए हैं, यस सर। अब निगोशिएशन हो रही है कि अच्छा सैलरी इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए। कह रहे भाई साहब कम से कम 12% तो होना ही चाहिए जस्ट टू मीट द इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। ओके सर। इनकम तो सबकी, हर एक इंसान की अलग अलग होगी ना बेटा, बट प्राइसेस तो कांस्टेंट है थ्रू आउट द इकोनॉमी। यस सर। यस सर। परसेंटेज, मेरी इनकम 1 करोड़ है, 12% तो 12% ही रहेगा ना, लेकिन 1 करोड़ का 12% 12 लाख होगा। किसी की इनकम 1 लाख है, किसी की इनकम 10,000 है। इनकम सबकी अपनी अपनी, परसेंटेज में बातें होती हैं। ओके सर। परचेजिंग पावर 1 अपॉन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इनटू 100। अब ध्यान से देखना, with the increase in prices, the amount of goods and services which money wages can buy, very very important, numerically और theoretically तो definitely numericals भी आते हैं इस पे, purchasing power पे भी और इस पे भी। with the increase in prices, the amount of goods and services which money wages can buy, they go on decreasing। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी आपकी परचेजिंग पावर कम होती जाएगी। यस सर। यस सर। तो index numbers, they tell us the change in real wages due to change in the price level। तो real wages
मनी वेजेस, आप एक्चुअली कमा कितना रहे हो। आपकी सैलरी है, पहले थी 10,000, आपकी सैलरी अभी भी 10,000 है, बट क्या आपके 10,000 की वैल्यू अब 10,000 है? नो सर, नो सर। अब 10,000 की वैल्यू गिर गई है, तो उसको बोलते हैं आपकी रियल इनकम क्या है। तो ध्यान से देखना बेटा, रियल वेजेस इज इक्वल टू एक्चुअल मनी वेजेस, मतलब आपकी जो एक्चुअल सैलरी है इनटू परचेजिंग पावर। आज की डेट में परचेजिंग पावर क्या चल रही है रुपए की, एज कंपेयर टू द बेस ईयर, प्रीवियस ईयर। तो आपकी रियल वेजेस आ जाएंगी। रियल वेजेस बताती हैं आपकी एक्चुअल परचेजिंग पावर। तो आप कितने कमा रहे हो इनटू परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर का फॉर्मूला आपको क्या बताया? 1 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो एक्चुअल मनी वेजेस इनटू परचेजिंग पावर, और एक्चुअल वेजेस इनटू 1 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इनटू 100, और एक्चुअल वेजेस मनी वेजेस अपॉन कंज्यूमर प्राइस इनटू 100, एक ही बात है। यस सर। तो यूजर्स में ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, परचेजिंग पावर, रियल वेजेस, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आर आल्सो यूज्ड फॉर एनालाइजिंग मार्केट्स फॉर पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एनालिसिस के लिए उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सूटेबल भी है कि नहीं है, आप किस मार्केट में किस टाइप का सामान बेच रहे हो, कोई फायदा नहीं है यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ध्यान से देखना, रियल वेजेस पे इंपॉर्टेंट है काफी, बट बहुत स्कोरिंग है, बहुत इजी है। During a certain period, the cost of living index goes up from 110 to 120, and the daily wages of a worker was also raised from 80 to 125. आपकी सैलरी हुई 80 to 125, और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इट गोज अप फ्रॉम 110 to 200, और जो वेजेस बढ़ी है वो 80 to 125. Has the worker really gained, and if so, by how much? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या है आपका? 200. तो 1/200 into 100 आपका आ जाएगा क्या? परचेजिंग पावर। यस और नो? यस सर। अब लेकिन आपका पहले 110 था, 110 से 200 हो गया है, और जो आपकी वेजेस हैं वो 80 से 125 हो गई हैं। तो ध्यान से देखना कि 110 से 200 हो गया। पहले तो हम देखते हैं कि कंज्यूमर प्राइस, मतलब जो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है, उसमें क्या चेंज आया, आपकी जो सैलरी थी वो जस्टिफाइड चेंज आया उसमें कि नहीं आया। तो ध्यान से देखना, हमें दो वैल्यूज अगर दे रखे तो हमें उसमें कंपेयर करना है। अगर एक ही वैल्यू दे रखी है तो हम प्रीवियस वैल्यू को 100 मान लेते हैं। अगर सिर्फ लिखा होता कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज 110, तो प्रीवियस वैल्यू क्या होती है? 100। लेकिन अगर 110 से 200 हुआ है तो 200 इज द करंट वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू क्या हो जाएगी? 110। ये ध्यान रखना। तो विद एन इंक्रीज in the cost of living index from 110 to 200, the daily wages of the worker should be increased to कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? ध्यान से देखना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वेजेस। जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 110 था तो वेजेस कितनी थी? 80। जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 200 है तो सेम कॉस्ट ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए मेरी सैलरी कितनी होनी चाहिए? बेसिक यूनिटरी मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 200 into 80 by 110। क्लियर? यस सर। तो ये कैलकुलेट करा, अगर डेसिमल्स में आ रहा है, ठीक है, तो 145.5 होनी चाहिए मेरी सैलरी। $145.45 to maintain the same standard of living। अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 110 से 200 हो गया
तो मेरी सैलरी 80 से 145 हो जानी चाहिए थी टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बट मेरी हुई 80 to 125. Has the worker really gained? No, sir. No, the worker has not gained. However, the daily wages has gone up only to 125. Hence, the worker has not gained. In fact, the wages, real wages, they have gone down. आपकी purchasing power गिर गई है. The real wages of the worker is real wages. Actually, अब उसकी वैल्यू क्या है? तो ध्यान से देखना. अब उसके आपके 125 है सैलरी. यस और नो? वेजेस नहीं. 200 पे आपकी वेजेस कितनी है? 125. यस सर. तो 110 के हिसाब से ये कितनी होती? 25 into 5, 25 into 8, 550 divided by 8. 8, 7, 6, 8 are 48, 48, 7, 0, 8, 8 are 64, 6, 0, 8, 7 are 56, 40, 68.75. आप जो 125 कमा रहे हो उसकी एक्चुअल वर्थ ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस लेवल क्या है? 68.67. और पहले कितने कमा रहे थे? 80, 68.75. तो एज कंपेयर टू 80 बिफोर प्राइस राइज. तो आपका फायदा नहीं नुकसान हुआ है. आपका फायदा नहीं नुकसान हुआ है. तो जरूरी नहीं था 80 से 125 मेरी सैलरी हो गई तो मेरी इनकम बढ़ गई. मॉनेटरी वैल्यू बढ़ गई. रियल वेजेस, क्या एक्चुअल परचेजिंग पावर बढ़ी है? नहीं. कैसे पता चला? कैलकुलेशन कि अगर 110 इंडेक्स था तो मेरी सैलरी 80 थी. अगर इंडेक्स प्राइस लेवल 200 हो गया है तो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए मेरी सैलरी कितनी होनी चाहिए थी? मेरी सैलरी होनी चाहिए थी 145 और मेरे को दे रहे हैं वो 125, तो मुझे कम दे रहे हैं. तो अगर बस ये होता कि हैज द वर्कर रियली गेन, तो आंसर इज नो. यहाँ बात खत्म हो जाती. फिर उन्होंने पूछा बाय हाउ मच. इफ ही हैज लॉस्ट देन बाय हाउ मच इन रियल टर्म्स. तो नुकसान है उसका, मतलब वो तो कमाई तो छोड़ो, आज की डेट में जो वो कमा रहा है वो 68.75 के इक्विवेलेंट है. कि जहां वो पहले 80 रुपीज कमा रहा था, आज की डेट में वो 68.75 कमा रहा है. उतनी उसकी परचेजिंग पावर है. इंपॉर्टेंट है बेटा यूजेस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स.